नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वीआरवी एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने स्टार्ट किया था जीके का सिलेबस और जीके के सिलेबस में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया था। और आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको ज़रूर वीडियोस में देखिएगा और अपने प्रॉपर नोट्स अच्छे तरीके से बनाइएगा। और आपके सपोर्ट के लिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छी जिस प्रकार से हमने मेहनत की है उसको आपने एक बड़ा उत्साह दिया है, धन्यवाद उसके लिए। दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास में से ही हम प्राचीन काल का इतिहास चैप्टर। तो इंस्टेंट जो हिस्ट्री है उसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो प्राचीन काल के इतिहास का फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट लेक्चर होगा आपका। और एक बार क्या क्या टॉपिक्स आते हैं अपने प्राचीन काल के इतिहास में, ये हमने पहले सिलेबस का एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो इस टॉपिक में हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन काल के इतिहास चैप्टर में से। पहले समझिएगा कि इतिहास क्या होता है। तो हिस्ट्री क्या है। इतिहास जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो इतिहास जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है इति और एक होता है हास्य। एक है इति और एक है हास्य। इति का अर्थ होता है इस प्रकार से। इति एक उपसर्ग होता है जिसका अर्थ क्या होता है, इस प्रकार से। और हास्य एक शब्द है जिसका अर्थ होता है घटित हुआ या घटित हुआ होगा। तो घटित हुआ था यानी कि घटनाएं जो होती है वो घटित हुई होती है, तो घटित हुई थी। तो इतिहास का एक शाब्दिक जो अर्थ निकला है हमारे सामने इस परिभाषा के अकॉर्डिंग, शब्दों के अकॉर्डिंग, तो परिभाषा क्या बन गई कि परिभाषा है इतिहास की अतीत में घटित हुई घटनाएं, अतीत में घटित वे घटनाएं जिनका क्रमबद्ध अध्ययन जिस ग्रंथ में मिलता है उसे इतिहास कहते हैं। जिस ग्रंथ में मिलता है उसे इतिहास कहते हैं। तो इतिहास की परिभाषा हमारे सामने ये आ गई शब्दों से निकल करके ही। इति यानी इस प्रकार से, हास्य यानी घटित हुआ होगा। क्या घटित हुआ होगा, घटनाएं। अब घटनाएं जो होती है वो घटित होती है, तो जाहिर सी बात है किस में घटित होती है, अतीत में यानी कि पास्ट में। तो पास्ट में जो घटनाएं घटित हो चुकी है, जैसे मैं आपको कहूँ कि हमने पिछली वाली वीडियो में गांधीवादी युग पढ़ा था, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक पढ़ा था, तो पढ़ा था ना, तो अतीत में घटित हो चुकी बातें, तो वही पॉइंट है। तो अतीत में घटित वे घटनाएं और जिनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन जिस ग्रंथ में मिलता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो इतिहास की परिभाषा हो गई। आगे पॉइंट कह रहा है इस इतिहास को जो है, इस इतिहास को किसका जन्म आधार मान करके, तो इस इतिहास को ईसा मसीह जो हुए थे, तो चौथी शताब्दी में जो ईसा मसीह हुए थे उनके जन्म को आधार मान करके अनेकों बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथी शताब्दी में ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह के जन्म को आधार मान करके इस इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। ईसा मसीह के जन्म को आधार मान करके, तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, चौथी शताब्दी में हुआ था। दो भागों में बांट दिया गया। एक तो इसका भाग आता है जिसको अपन बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म को आधार मान करके इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। एक है जी बीसी, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, और एक है सीई। सीई का फुल फॉर्म आती है कॉमन एरा। कॉमन एरा या इसी को अपन कह सकते हैं एडी, अन्ना डोमिनो। इतिहास को ईसा मसीह के जन्म को आधार मान करके दो भागों में बांटा गया है। एक है बीसी और दूसरा है सीई या एडी, कॉमन एरा या अन्ना डोमिनो। इस प्रकार से इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। ये किसके जन्म को आधार मानकर बांटा गया है, ईसा मसीह के जन्म को आधार मान करके बांटा गया है। अब जो बीसी है इसमें हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से जितनी भी पहले घटनाएं घटित हुई है उसको किस क्रम में लिखा जाएगा, घटते हुए क्रम में लिखा जाएगा। और चौथी शताब्दी के बाद जितनी भी घटित हुई घटनाएं हैं उनको कौन से क्रम में लिखा जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा। तो ईसा मसीह से पहले घटित हुई घटनाओं को घटते हुए क्रम में, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी घटनाएं आती है उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल दें, तो जैसे एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये इसका एग्जाम्पल है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता था इसका समय जो किस प्रकार से अपन पढ़ेंगे आगे अभी आएगा। तो 2300 से लेकर के 1750 बीसी। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, ईसा पूर्व या
BC, इस प्रकार से अपने को लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना होगा 2300 से 1750 ईसा पूर्व, 2300 से 1750 BC में सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। लेकिन अब ये बात करें तो जैसे किसी का जन्म 2000 में हुआ है और मृत्यु उसकी 50 साल बाद हो रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000 से 2050। ये अंतर है इन दोनों का। ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर दो भागों में बांटा गया, BC और CE। BC में अपन घटते हुए क्रम में लिखते हैं और CE या AD में अपन इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ये तो एक छोटा सा इसका पॉइंट। आगे कह रहा है ये जो जितना भी इतिहास में जो बातें घटित हो चुकी होती है, इसको किस प्रकार से अपन समय निर्धारित करते हैं। ये तो हो गया इसके जन्म को आधार मानकर इतिहास को दो भागों में बांटा गया। अब ये जो शॉर्ट टाइम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का 2300 से 1750 BC सर आप लिख रहे हो, तो इस शोर किस चीज से होता है? तो इस शोर करने के लिए अपने कार्बन डेटिंग प्रोसेसेस होती है जिसका नाम है C14। तो इसका फुल फॉर्म आएगा तो पेपर में आने को बार पेपर पूछे जाते हैं इनका नाम, तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस ये C14 है। इसके अनुसार ये कहता है इसमें दो प्रकार की मात्राएं होती है, C12 और एक है C14। ये कहता है कि ये जो मार्कर मेरे हाथ में है, जो पेन है, ये जो माइक है या जो मैंने शर्ट पहन रखी है, जो जब तक ये शरीर ये अस्तित्व में रहता है, जब तक कोई भी वस्तु अस्तित्व में रहती है, तब तक उसमें कार्बन की मात्रा विद्यमान रहती है। और इसी C14 कार्बन डेटिंग प्रोसेस के तहत हमें इनका सही क्रम लगभग पता चल जाता है। तो C14 के अनुसार इंपॉर्टेंट है। आगे सब जो भी कुछ पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, तो इनका समय जो निर्धारित हो किस विधि के अनुसार होता है, C14 विधि के अनुसार होता है। ये एक छोटा सा पॉइंट है। इतिहास क्या होता है? इतिहास का जन्म आधार किसको माना गया है? इतिहास में जो वस्तुएं मिलती हैं तो उस पर अपन कौन सी कार्बन डेटिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं? C14 कार्बन डेटिंग प्रोसेस का इसमें अपन प्रयोग करते हैं। उसके बाद कह रहा है इस इतिहास को, ये तो अपन ने जन्म के अनुसार पढ़ा था, अब कह रहा है इतिहास को कालक्रम के अनुसार, कालक्रम के अनुसार यानी समय के अनुसार, तो कालक्रम के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में विभाजित किया गया है इतिहास को। किसके आधार पर? कालक्रम के आधार पर। तो कालक्रम के अनुसार इतिहास कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में विभाजित होता है। एक बार समझिएगा इनको। पहला आता है प्राग ऐतिहासिक काल। पहला इसमें आता है प्राग ऐतिहासिक काल। तो ये जो समय अपने सामने आ रहा है, ये जो जितना भी समय आएगा प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा इसका पॉइंट आता है आद्य ऐतिहासिक काल। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है इसमें ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। एक बार तीनों की परिभाषाएं। सभ्यता व संस्कृति का वह समय, सभ्यता व संस्कृति का वह समय है ये, सभ्यता व संस्कृति का वह समय जिससे संबंधित केवल पुरातात्विक सामग्रियां मिली हैं। जिससे संबंधित केवल पुरातात्विक सामग्री मिली हो। तो यह जो समय आएगा वो कौन सा समय आएगा? प्राग ऐतिहासिक काल का है। तो प्राग ऐतिहासिक काल की परिभाषा ये आ गई। कोई ऐसा टाइम रहा होगा जैसे आज अपन लोग रहते हैं, ऐसे ही पहले भी लोग रहते थे। तो वो जो लोग रहते थे उनका कल्चर क्या था, किस प्रकार से रहन सहन था, खान पान किस प्रकार से था, वो लोग कैसे गुजारा क्या करते थे, तो वो जो उनका कल्चर था, वो उनके रहने की जो सभ्यता थी, उन सब के बारे में केवल हमें पुरातात्विक सामग्री मिली हो, उसको अपन कौन सा समय कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल का। इसकी भी सेम परिभाषा है लेकिन थोड़ा सा अंतर देखेगा। तो सभ्यता व संस्कृति का वह समय, सभ्यता व संस्कृति का वह समय, वह समय जिससे संबंधित पुरातात्विक सामग्री मिली, पुरातात्विक सामग्री मिली और लिखित भी जानकारी मिली हो। पुरातात्विक सामग्री सिर्फ यहाँ कह रहा है लिखित जानकारी भी मिली हो, लिखित जानकारी भी मिली हो। लेकिन वो जो जानकारी मिली है ना, वह कैसी है? अपठनीय है।
लिखित जानकारी मिली, लेकिन वह जानकारी जो मिली वह कैसी है? अपठनीय है। अपठनीय का अर्थ क्या आ गया? पढ़ने योग्य नहीं है। जैसे अब अपन बात करेंगे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें अपने को क्या जानकारी मिली है? तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जानकारी मिली थी हमें, तो पहला पॉइंट ये आता है कि वहाँ पर जो लिपि होती थी उनकी चित्रात्मक लिपि होती थी। अब अपन तो बाएं से दाएं लिखते हैं, वो लोग कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। इस प्रकार से उनकी सर्पिलाकार आकृति हुआ करती थी। और यहाँ पे ना इस प्रकार से इमोजी टाइप चित्र बने हुए थे। यू आकार के चित्र बन गए, ये मछली के आकार के चित्र बन होते थे। अब ये बताओ कौन इनको पढ़ सकता है? तो चित्रात्मक लिपि है, साथ ही साथ लिखित जानकारी भी मिली है, लेकिन ये जानकारी कैसी है? अपठनीय है। तो इसको अपन क्या कहेंगे कि पुरातात्विक सामग्री के साथ साथ लिखित जानकारी मिली, लेकिन वह जानकारी कैसी है? पढ़ी नहीं जा सकती है। तो यह समय कैसा आएगा आपका? आधे ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक काल वह है, इसकी भी परिभाषा वही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है तीनों में। सभ्यता व संस्कृति का वह समय, सभ्यता व संस्कृति का वह समय जिससे संबंधित सामग्री, पुरातात्विक सामग्री, लिखित जानकारी, लेकिन यहाँ अपन ने क्या पढ़ा था? अपठनीय है। लिखित जानकारी मिली है, लेकिन यहाँ अपन क्या लिखेंगे? लेकिन वह जानकारी पठनीय है, यानी कि पढ़ी जा सकती है, लेकिन यह जानकारी कैसी है दोस्तों? पठनीय है। तीनों में अंतर क्या है? एक बार अंतर देखिएगा आप। इसमें केवल पुरातात्विक सामग्री मिली, यहाँ पुरातात्विक सामग्री के अलावा लिखित जानकारी मिली है, और वो कैसी है? अपठनीय है, पढ़ी नहीं जा सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह समय है जिसे संबंधित सामग्री तो मिली है, लिखित जानकारी भी मिली है, और वो जानकारी कैसी है? पठनीय है। जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, या जितने भी महाजनपद वगैरह का समय आया, मगध राजवंश का समय आया, तो जितने भी उत्कर्ष वगैरह जो टॉपिक्स आएंगे अपन वो आगे पढ़ेंगे इसमें। तो अपन ने कहा है कि कालक्रम के अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगला पॉइंट क्या है? इस प्रागैतिहासिक काल को ही अपन एक नया नाम और दे सकते हैं, इसको कहा जाता है पाषाण काल, या ये ताम्र काल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इस समय जो धातु का प्रयोग होता था वो कौन सी धातु का प्रयोग होता था? ताम्र काल का, ताम्र धातु का प्रयोग होता है, इसलिए ताम्र काल। इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है पूरा पाषाण काल, दूसरा है इसमें मध्य पाषाण काल, और तीसरा इसमें आता है जी नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 3 भागों में विभाजित होता है। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल है, जिसको अपन पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो ये पॉइंट आते हैं, पूरा पाषाण काल, इसका अर्थ है पत्थरों का काल, ताम्र धातु का प्रयोग होता था, ताम्र काल के नाम से जाना जाता है। ये जो टाइमिंग जो है ना, पूरा पाषाण काल की, मध्य की, नव की, यहाँ पर आदि मानव जो लोग होते थे, तो इस समय जो आदि मानव लोग रहते थे उनमें किस प्रकार से चेंजमेंट आता गया, किस प्रकार से परिवर्तन आया, किस प्रकार से उन्होंने अपनी सभ्यताओं में, संस्कृति में, खान पान में सुधार किया, वो सारा पॉइंट आपको इस टॉपिक में पढ़ना पड़ता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो दोस्तों ये एक छोटा सा रिव्यू था। अनेकों बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चैप्टर से कि इतिहास क्या है, इतिहास जो है उस इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, किसके जन्म को आधार मानकर बांटा गया है, कालक्रम के अनुसार क्या है, इतिहास में जितनी भी अपने को वस्तुएं मिलती है उसको किस आधार पर उसका सही कालक्रम निकाला जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी इतिहास चैप्टर में से पहला टॉपिक। तो प्राचीन काल का इतिहास, इंस्टेंट हिस्ट्री में हमने पहला जो टॉपिक अपना आता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये अपना पहला पॉइंट होगा प्राचीन काल के इतिहास चैप्टर में। यदि आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखिएगा। जैसे सिलेबस वाली जो वीडियो अपने पास पहली जो वीडियो आई थी, उस वीडियो में हमने पहले पढ़ा था सिंधु घाट सभ्यता, उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता, फिर आएंगे महाजनपद, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्तोत्तर वंश, विदेशियों का आक्रमण, राजपूतों का उदय होना। तो ये जितने भी टॉपिक आएंगे वो सारे इस टॉपिक्स में से आते हैं, प्राचीन काल के इतिहास में से ही। इसमें से पहला टॉपिक आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
और एग्ज़ाम्स के लिए इसमें से अनेकों बार पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल जीरो से इसको अपने स्टार्ट कर रहे हैं, समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आपने अनेकों बार नाम सुना होगा, एक सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है। इस सिंधु नदी तंत्र का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो सिंधु जो नदी है उसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी, नदी कौन सी आ गई? सिंधु नदी। क्वेश्चन पहला बन गया, सिंधु घाटी सभ्यता जो है कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। ज्योग्राफी में आता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें नदी आती है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इन 6 नदियों को जो मिला करके सिंधु नदी तंत्र बनता है। तो उसी में से एक नदी है आपके सामने आ रही है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे जो लोग आकर के बसे थे, इसके आसपास के जो नदियों के किनारे आकर लोग बसे थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। पहला पॉइंट अपने स्टार्ट करें सिंधु घाटी सभ्यता में नामकरण। नामकरण इसका किस प्रकार से आया, इसकी खोज जो हुई वो किस प्रकार से हुई थी कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। तो पहला इसका पॉइंट है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी किनारे विकसित हुई थी। इसी में दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि मध्य एशिया से एक जाति आई। मध्य एशिया जो स्थान है यहाँ से एक जाति आई, उस जाति का नाम था द्राविड़ जाति। जाति का क्या नाम है दोस्तों? द्राविड़ जाति। तो वो द्राविड़ जाति के जो लोग थे वो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हो गए, यहाँ करके बस गए। तो इनका निर्माता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक या निर्माता कौन से जाति को कहा जाता है? द्राविड़ जाति कहा जाता है, जो कहाँ से आई हुई एक जाति थी? मध्य एशिया की एक जाति थी। उसके बाद अपन पॉइंट करते हैं, इस सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता का ही तीसरा जो अन्य नाम आता है, दूसरा जो अन्य नाम आता है वो है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ही अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता। ये क्यों कहा जाता है इसको हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल, फर्स्ट जो स्थल खोजा गया था, तो पहला खोजा गया स्थल, पहला इसमें जो सबसे पहले स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा। तो हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का ही दूसरा नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद कह रहा है सिंधु घाटी जो सभ्यता जो खोजी गई थी, इसमें सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इस विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है इसकी खोज किसके समय में हुई थी? अंग्रेजों के समय में। यानी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र, जब बांग्लादेश वाला क्षेत्र, जब एक स्वतंत्र या एक पूरा देश हुआ करता था, एक स्वतंत्र राष्ट्र, अखंड भारत हुआ करता था, स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, तो अंग्रेज जो थे यहाँ पर आते हैं, हमको गुलाम बनाते हैं। वो मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर आता है, उसमें आप पूरी देवी उसको देखिएगा वीडियो को। तो उनके समय में सिंधु घाटी सभ्यता कुछ स्थल वगैरह मिलने स्टार्ट हुए थे। उन स्थलों में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था दोस्तों? इसमें से हड़प्पा था। अगला पॉइंट कह रहा है ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है विश्व की प्राचीन सभ्यता। विश्व की प्राचीन सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके अलावा भी सभ्यताएं विकसित हुई है, जैसे इस सभ्यता के अकॉर्डिंग ही, जैसे ये जो सभ्यता हमारे सामने आई है सिंधु घाटी सभ्यता के अकॉर्डिंग ही और भी सभ्यताएं थी। जैसे अपन बात करें मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता भी उस समय थी। तो इसके बाद ही मिस्र की सभ्यता का विकसित होना बताया जाता है। दूसरा है इसमें सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, और फिर है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये जो मिस्र की सभ्यता जो है ये कौन सी नदी किनारे विकसित हुई थी? तो ये जो है नील नदी के किनारे विकसित हुई। सुमेरियन सभ्यता इसको अपन बोल सकते हैं हांगहो नदी के किनारे विकसित हुई थी। और मेसोपोटामिया सभ्यता जो है ये दजला व फरात नदियों के किनारे विकसित हुई है दोस्तों।
दजला व फ्रात नदियों के किनारे विकसित हुई। ऐसे ही भारत में कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी नदी किनारे विकसित हुई थी? तो लगभग सिंधु नदी किनारे विकसित हुई थी। इस कारण से इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसको अपने को कैसे पता चला, कैसे खोज हुई? पहले एक पॉइंट ये समझिएगा, सभ्यता क्या है। सभ्यता का अर्थ है जैसे आज अपन लोग रहते हैं 2300 से 1700 साढ़े 1700 साल पहले भी और भी लोग रहा करते थे। जैसे आज अपना रहन सहन है, खान पान है, वैसे उन लोगों का भी होता था। तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई, सिंधु उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आ जाती है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता उसके नीचे बह जाती है, उसके नीचे बह गई और उसके नीचे वो बाद में मरुस्थल हो गया और नीचे दब जाती है। तो दोस्तों, तो एक सभ्यता एक समय था जो नीचे धरती में डूब गया या नीचे धरती में जो है वो समाप्त हो जाती है बाढ़ आने के कारण। कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ था, कुछ लोग कहते हैं विदेशी आक्रमणकारी आए थे, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, अपन पॉइंट कर रहे हैं इसके खोज। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले बारे में किसने बताया था? जो चार्ल्स मेशन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने सर्वप्रथम 1826 में किसी सभ्यता के होने की बात कही। इन्होंने कोई खोज नहीं की, लेकिन इन्होंने ये जरूर बताया कि इधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में कि कोई ना कोई सभ्यता थी। तो ये सबसे पहले चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में किसी सभ्यता के होने की क्या कही गई थी? बात कही गई थी। तो सर्वप्रथम खोजकर्ता अपन किसको मान सकते हैं इसमें? चार्ल्स मेसन को। उसके बाद क्या हुआ? 1856 के आसपास का एक टाइमिंग था। 1856 में दो बर्टन बंधु थे। एक बर्टन बंधु का नाम था जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। बर्टन यानी भाई, तो बंधु यानी भाई, तो जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम है विलियम बर्टन। 1856 में जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, इन दो भाइयों के जो इंजीनियर थे, इन दोनों का काम क्या था? लाहौर से कराची के मध्य इनको रेल की पटरियां बिछानी थी, रेल की लाइन बिछानी थी लाहौर से कराची के मध्य। तो ये लोग क्या करते थे कि जैसे अब रेल की लाइन बिछानी है तो मरुस्थल फैला हुआ है, तो नीचे से मिट्टी को उठाते और इसको ऊंचा करते हुए रेल की लाइन बिछाए जा रहे थे। तो जब ये रेल की लाइन बिछा रहे थे लाहौर से कराची के मध्य 1856 में, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन दो इंजीनियर थे। इनके द्वारा जब रेल की लाइन बिछाई जा रही थी, उसी समय इनको वहां से ईंटें मिलनी प्राप्त हुई। तो इन्होंने क्या किया? उन ईंटें मिली जो इनको, उन ईंटों का प्रयोग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया रेल की पटरियों के नीचे। तो यहाँ पे ईंटें मिलती गई, तो इन्होंने ईंट मिलती गई, फिर इन्होंने एक पूरी की पूरी दीवार मिल गई, इन्होंने उस दीवार से ईंट निकाली और अपना काम इन्होंने पूरा कर लिया। बाद में इन्होंने आकर के उसमें अलेक्जेंडर कनिंघम के बताया कि हमें वहां से ईंटें मिली थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ये अलेक्जेंडर जो कनिंघम है, इन्हें भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है इनको। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भारतीय पुरातात्विक विभाग का निर्माण किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग बनाया गया। भारतीय पुरातात्विक विभाग बनाया गया 1861 में। तो पहला पॉइंट पढ़ा 1826 का, दूसरा 1856 में था, 65 लिख दिया वहां पे, 1856 में लाहौर से कराची के मध्य, और फिर तीसरा क्या है 1861 में। तो जब अलेक्जेंडर कनिंघम को पता चला, इन बर्टन बंधुओं ने बताया कि वहां पर ईंटें प्राप्त हुई थी, तो इन्होंने खोज करना प्रारंभ किया, लेकिन वो क्या हुए? उसमें असफल हुए, इनको कुछ नहीं मिला। बाद में इसी भारतीय पुरातात्विक विभाग का जो अध्यक्ष बने, वो बने 1921 में। तो चौथा पॉइंट डालते हैं, भारतीय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष बने सर जॉन मार्शल ने 1921 में। तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे?
तो अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। अध्यक्ष बने सर जॉन मार्शल, कब बने, 1921 में। तो सर जॉन मार्शल जब 1921 में अध्यक्ष बने तो इन्होंने दो लोगों की कमेटी बनाई, एक थे दयाराम साहनी और दूसरे थे इसमें राखलदास बनर्जी। और राखलदास बनर्जी के एक सहयोगी थे, उनका नाम था माधव स्वरूप वत्स। तो ये 3 लोगों की एक टुकड़ी बनाई जाती है सर जॉन मार्शल के द्वारा 1921 में, और इन दोनों ने मिलकर के उस समय पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इन्होंने खुदाई करनी स्टार्ट की। और जब इन्होंने खुदाई करनी स्टार्ट की तो इनको वहाँ से एक पूरी की पूरी सभ्यता मिली, और सबसे पहली जो सभ्यता मिली है उस सभ्यता का नाम क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता आता है। तो इस सभ्यता का क्या नाम है जी, हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा स्थल था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। बाद में सर जॉन मार्शल जो है, इन्होंने इंग्लैंड से एक समाचार पत्र निकाला था, द लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता मिली थी इसको इन्होंने क्या नाम दिया, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। तो लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में सर जॉन मार्शल ने इसको क्या नाम दिया, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था। उसके बाद हमने पढ़ा था सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों किनारे विकसित हुआ था, तो इसका नाम क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता नाम आया। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चार्ल्स मेसन 1826 में यहाँ पर एक खोज करने का प्रारंभ करते हैं, लेकिन असफल हुए। उसके बाद 1856 में लाहौर से कराची के मध्य बर्टन बंधु थे, जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन, दोनों के द्वारा रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। उस समय इनको ईंटें मिली, इन्होंने खोज नहीं की, सिर्फ ईंटें मिली। ये बात की जानकारी उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को दी। जो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनता है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करता है। कब स्थापना करेगा, 1861 में करेगा, इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। यह भी इसमें असफल हुए। उसके बाद 1921 में सर जॉन मार्शल ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने, और 1921 में इन्होंने दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और राखलदास बनर्जी की सहयोगियों को टुकड़ी को यहाँ भेजा, जिन्होंने जाते ही खोज कर दी, हड़प्पा की खोज की। दोस्तों एक ओवरव्यू था जिसमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में से। अब हम बात करते हैं, हमने पहला पॉइंट पढ़ा है इसका नामकरण, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। दूसरा पढ़ा है कि किस प्रकार से इसकी खोज वगैरह अंग्रेजों के समय में की गई थी। अगला पॉइंट आता है इसी सिंधु घाटी सभ्यता में से इसका विस्तार। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसका विस्तार जो है वो कितने देशों में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कितने देशों में हुआ है, 3 देशों में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में हुआ, भारत में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में, और फिर है अफगानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। इसके सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं, तो विस्तार देश आगे 3, सर्वाधिक स्थल अभी तक जो सर्वाधिक जो यहाँ से स्थल मिले हैं, जितने भी स्थान वगैरह मिले हैं, उन स्थानों में से सर्वाधिक जो स्थान मिले हैं वो आज तक भारत में मिले हैं। तो लगभग इनकी संख्या 2500 से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन पुरानी बुक्स में 1000 ही दिखाता है, तो 1000 के आसपास, तो 1000 से ज़्यादा स्थल हो चुके हैं। या इनके पास, पाकिस्तान के पास 500 प्लस स्थल मिले हैं, लेकिन अफगानिस्तान में स्थलों की संख्या कितनी आती है, 2। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ। इसके सर्वाधिक जो स्थल मिले वो भारत से मिले, और सबसे कम स्थल जो मिले हैं वो अफगानिस्तान से मिले हैं। अफगानिस्तान के 2 स्थल हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। 2 स्थल हैं, पहला एक स्थल है इसका नाम आता है मुंडी काग, और दूसरा स्थल है जिसका नाम है सोर्त को गई। इनको अपन यही देख लेते हैं, इनके एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा कि अफगानिस्तान में सबसे कम स्थल मिले हैं। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सबसे कम किस देश में हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था। केवल कितने स्थल मिले, 2 मिले। अब मुंडिका की क्या विशेषता है, देखिएगा पूरी की पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता में नदियों से सिंचाई के अवशेष मिले। कभी बांध से मिलेंगे, कुएं से भी मिलेंगे, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थान जहां से नहरों से सिंचाई के अवशेष मिले हैं,
एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से नहरों से सिंचाई के अवशेष मिले। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये मुंडिका का, नहरों से सिंचाई के अवशेष मिले हैं, नहरों से सिंचाई के अवशेष मिले। भाई ये लोग कहाँ रहते थे? नदी के किनारे रहते थे, नदी के किनारे रहा करते थे ये लोग, लेकिन इनमें नहरों से सिंचाई के अवशेष किस स्थान से मिले थे? मुंडिकाक से मिले थे। अगला है सोर्तकोगई, और सोर्तकोगई जो स्थान है यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के अवशेष मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष, सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? सोर्तकोगई से मिले हैं। तो ये 2 पॉइंट है जो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे कम विस्तार किस देश में? तो अफगानिस्तान में। कितने स्थल मिले? केवल 2 मिले, एक है मुंडिकाक, दूसरा है सोर्तकोगई। नहरों से सिंचाई का एकमात्र स्थान मुंडिकाक। सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के अवशेष कहाँ से मिले थे? सोर्तकोगई से मिले थे। अब बात करते हैं अपन भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान जो देश है, पहले इसका देख लेते हैं। अफगानिस्तान में अपने 3 प्रांत आते हैं। जैसे आज भारत में 28 राज्य 8 यूटी है, तो वहाँ पर कितने प्रांत है? केवल 3 ही प्रांत है, 3 ही राज्य है जिनको प्रांत कहा जाता है। तो पहला जो प्रांत आता है वो है पंजाब प्रांत। पहला प्रांत कौन सा आ रहा है इसमें? पंजाब प्रांत। देखिएगा आज कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंजाब भारत में, पाकिस्तान में। तो दोस्तों जब विभाजन हुआ था उस समय पंजाब 2 भागों में बट गया, एक पूर्वी पंजाब और दूसरा कौन सा? पश्चिमी पंजाब। पूर्वी पंजाब तो आज भारत में है जिसको पंजाब के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिमी पंजाब वाला जो क्षेत्र था वो अफगानिस्तान में चला गया। वहाँ पर एक प्रांत है, उस प्रांत का नाम क्या आता है? पंजाब प्रांत। इस पंजाब प्रांत में से एक सभ्यता विकसित हुई है, उस सभ्यता का नाम आता है हड़प्पा। कौन सा आता है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में विकसित हुई है। दूसरा इसमें एक प्रांत आता है, उस प्रांत का नाम आता है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत। 3 प्रांत है पाकिस्तान में। पहला प्रांत आ रहा है दोस्तों पंजाब प्रांत, दूसरा प्रांत आ रहा है यहाँ पर सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत में अपने को एक तो याद करना है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इनकी दोस्तों विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। पहले अपन इनके स्थल देख लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सा स्थल मिला था, मोहनजोदड़ो। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है एक मोहनजोदड़ो के बाद और भी है, जैसे एक है चन्हुदड़ो। वैसे तो अनेकों है, लेकिन पेपर में जो इंपॉर्टेंट है अपन वही बात कर रहे हैं यहाँ पर। मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, डाबरकोट, बालकोट, बस इतना सा क्वेश्चन पूछता ही स्थान दे देगा पेपर में। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ से मिले हैं? तो पाकिस्तान में मिले हैं, और पाकिस्तान में भी कौन से प्रांत में मिले हैं दोस्तों? सिंध प्रांत से मिले हैं। उसके बाद एक लास्ट प्रांत आ रहा है यहाँ पर, उस प्रांत का नाम है पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, और जो तीसरा प्रांत आ रहा है उस प्रांत का नाम है बलूचिस्तान प्रांत। बलूचिस्तान प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत। और बलूचिस्तान प्रांत से जो स्थल मिले हैं उसमें से अपने एक याद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है सूत का गेंडोर। सूत का गेंडोर। आप कहोगे कि सर क्या क्या नाम ले रहे हो, तो भाई पाकिस्तान है, ऐसे ही नाम है उनके, नाम तो याद करने ही पड़ेंगे आपको। बलूचिस्तान प्रांत से कौन सा स्थल मिला है? यहाँ से सूत का गेंडोर स्थान मिला है यहाँ से। वैसे तो और भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट अपना कौन सा आता है इसमें? सूत का गेंडोर। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और तीनों देशों का एकमात्र बंदरगाह। इसको अपन यहीं पर निपटा देते हैं ताकि आपको बाद में इन चीज़ों से कन्फ्यूज़न ना आए। सूत का गेंडोर जो था ये तीनों देशों का एकमात्र बंदरगाह। एकमात्र बंदरगाह। अपन भारत का बंदरगाह बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो सूत का गेंडोर जो है, जो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित था, ये तीनों देशों का एकमात्र बंदरगाह है। तो और व्यापार होते थे स्थलीय व्यापार। तो यहाँ से किस चीज़ के अवशेष मिले हैं? स्थलीय व्यापार के अवशेष मिले। और स्थलीय जो व्यापार होता था वो किन से होता था? तो ईरान, इराक, या जैसे अपने पढ़ा था अभी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, नील की सभ्यता, तो वहाँ पर क्या होता था? ये लोग स्थलीय व्यापार के अवशेष अपने को यहाँ से मिले हैं। तो
सुत का गेंडोर। ये आपको कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, डाबरकोट, बालकोट, सुत का गेंडोर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन भारत का। भारत में लगभग 1000 से ज़्यादा स्थल मिले हैं, और जो इतने भी इंपॉर्टेंट है कितने राज्य में कितने इसका विस्तार था वो देखिएगा आप। भारत में इसका जो विस्तार है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो भारत में सिंधु सभ्यता का विस्तार, भारत में सिंधु सभ्यता का विस्तार ये कह रहा है 6 राज्य में है और 1 यूटी में। 6 राज्य और 1 यूटी में है। 6 राज्य और 1 यूटी। यूटी कौन सा है? जम्मू कश्मीर में। इसको अपन पूरे मैप से पढ़ेंगे आगे। 6 राज्य में और 1 यूटी में आता है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में विस्तार। तो हेडिंग है अपना भारत में विस्तार, भारत में विस्तार। दोस्तों अभी मैं अपन भारत में विस्तार पढ़ रहे हैं, इसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जब तीनों देशों का है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहला विस्तार पढ़ रहे हैं, अभी अपन ने सिर्फ इतना देख रहे हैं कि भारत में कौन कौन से विस्तार मिला है, स्थल मिला है, तो वो 2 पॉइंट है दोस्तों। तो सबसे पहला जो इसका विस्तार मिला है वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर मिला है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। और ये है उत्तरी, और यहाँ पर जो स्थान जो मिला है उस स्थान का नाम है मांडा। क्या नाम है दोस्तों? मांडा या मांदा। कई बुक्स में मांदा दे रखा है, किसी में मांडा दे रखा है, एक ही बात है। उसके बाद कह रहा है ये जम्मू कश्मीर में जो स्थान आप बता रहे हो सर, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो चिनाब नदी के किनारे विकसित हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी किनारा कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर है, जो मांडा या मांदा है, चिनाब नदी के किनारे विकसित हुआ था। एक बार हम इसको बाद में देखेंगे, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी किनारा, पश्चिमी किनारा। बाकी आप इतना ध्यान रखते हैं एक बार कि यहाँ पर कौन कौन से स्थल मिले हैं। तो जो पूर्वी जो किनारा था, यहाँ से अपने को उत्तर प्रदेश से, तो यूपी से यहाँ पर एक स्थल मिला है, उस स्थल का नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। तो इसका जो पूर्वी जो किनारा है वो है आलमगीरपुर। और ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो नदी का नाम यहाँ पर है हिंडन नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? हिंडन नदी के किनारे क्या हुआ है? विकसित हुआ था। उसके बाद है महाराष्ट्र में, दक्षिणी किनारा इसका आता है महाराष्ट्र में। और जो यहाँ पर स्थान है उस स्थान का नाम है दायमाबाद। दायमाबाद। और कौन सी नदी के किनारे है ये? तो यहाँ पर नदी का नाम है परवरा नदी। परवरा नदी के किनारे। तो ये तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पॉइंट में भी आएगा, आगे पढ़ेंगे इसको। उत्तरी किनारा, पूर्वी किनारा और दक्षिणी किनारा। अपना पॉइंट है भारत में इसका विस्तार, जो अभी अभी अपन ने लिखा था 6 राज्यों में आता है और 1 यूटी में आता है। तो वो पॉइंट है, पहले इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद उत्तरी दक्षिणी किनारा पूरी बात में करेंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तरी किनारे से, और इसका नीचे जो अब आ रहा है पश्चिमी किनारा। तो उत्तरी और पश्चिमी जो किनारा है यहाँ पर देखिएगा आप, जैसे अपन मैप भी बनाते हैं तो सबसे पहले अपना उत्तरा यहाँ पे जम्मू कश्मीर आता है उत्तर में। उसके बाद कौन सा स्थान आता है दोस्तों? पंजाब। पंजाब। देखिएगा पंजाब में केवल 2 स्थल मिले हैं, एक स्थल है रोपड़ और एक स्थल है सिंघोल। एक है जी रोपड़ और दूसरा कौन है? सिंघोल या सिंघल। रोपड़ और सिंघोल। पंजाब में 2 स्थल मिले हैं, एक स्थल का नाम है रोपड़ और दूसरे स्थल का क्या नाम आ रहा है? सिंघोल। रोपड़ की अपन बात करते हैं तो रोपड़ जो स्थल है, इस रोपड़ स्थल का एक क्वेश्चन और पेपर में आएगा कि एक समाधि मिली हमें यहाँ से। एक क्या मिली है? समाधि। उस समाधि में व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। एक समाधि मिली है, एक समाधि मिली है जिसमें व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाया गया है। व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाया गया है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको अपन यही करते हुए चलेंगे ताकि आपको इन चीज़ों से कभी भी कुछ भी कन्फ्यूज़न ना आए।
रोपड़ में व्यक्ति को कुत्ते के साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं, पंजाब वाले क्षेत्र में। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है पंजाब के बाद हरियाणा। हरियाणा से वैसे तो 4-5 स्थल मिले हैं, लेकिन जो पेपर में इम्पोर्टेंट है वो देखना। पहला है एक बनावली, दूसरा है दोस्तों कुणाल, तीसरा है इसमें राखीगढ़ी। बनावली, कुणाल और तीसरा है दोस्तों इसमें राखीगढ़ी। बनावली जो स्थल है, इस बनावली स्थल में एक बार इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो साथ साथ कर देते हैं ताकि आप इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। बनावली जो स्थल है, इस स्थल से यहाँ से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मिला है ना, देखिए दोस्तों, यहाँ से आप कहोगे सर एक हल मिला है मिट्टी का बना हुआ हल, तो आप बोलोगे सर वो नदी में बह क्यों नहीं गया, या उसको मिट्टी का था तो पिघल सकता था। अब पता नहीं दोस्तों कैसे बचा, लेकिन यहाँ से मिले हैं तो अपने इम्पोर्टेंट हो गया। तो बनावली से क्या मिला है, मिट्टी का एक हल मिला है, मिट्टी का हल मिला है। दूसरा, नहाने का जो शावर जो होता है, जो शावर अपन यूज़ करते हैं, तो ऊपर जो टंकी वगैरह में जो बाथरूम रूम में जो शावर यूज़ होता है, तो जो शावर मिला है। हाथ धोने का जो वॉश बेसन होता है, वो यहाँ से वॉश बेसन भी मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में एक क्षेत्र मिला है, उसका नाम है बनावली। अब आप लोग सोच सकते हो उस समय भी लोग कितने विकसित हो चुके थे। जो आज मध्यम वर्ग वाले लोग हैं उनके घरों में लगभग शावर वॉश बेसन लगने स्टार्ट हुआ है, तो उस समय ये वॉश बेसन वगैरह जो होते थे मिलते थे। कुणाल जो क्षेत्र है दोस्तों, इस कुणाल से चांदी के मुकुट मिले। क्या मिले, चांदी के मुकुट। अब इससे ये प्रतीत होता है, और कितने चांदी के मुकुट मिले, 2। तो इससे प्रतीत ये होता है कि वहाँ राजाओं का शासन होता था। तो राजतंत्रात्मक प्रणाली के अवशेष कहाँ से मिले हैं, राजतंत्रात्मक प्रणाली के अवशेष दोस्तों, राजतंत्रात्मक प्रणाली के अवशेष मिले हैं कुणाल वाले स्थान पर। अगला है दोस्तों राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो स्थान है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान है जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। अब एक करंट का क्वेश्चन और बन रहा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का में कौन से स्थान पर संग्रहालय बन रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है, तो हरियाणा के राखीगढ़ी जो है, यहाँ पर इनका सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है। यहाँ इस राखीगढ़ी से 16 स्तंभों के मंडप मिला है, 16 स्तंभों का मंडप मिला है। कौन से स्थान से मिले हैं ये 16 स्तंभों का मंडप, तो राखीगढ़ी से मिला है। तो ये 3 याद रखने आपको, बनावली, कुणाल, राखीगढ़ी। इसके अलावा एक भगवानपुरा भी था, लेकिन आपको 3 यही मेन याद करने हैं। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। तो जो राजस्थान वाला जो है, इसमें तो अनेकों मिले हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है अपन वही देख रहे हैं। राजस्थान में पहला जो स्थल मिला है उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा सबसे इम्पोर्टेंट है कालीबंगा। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। 1952 में इसकी खोज की गई थी प्रोफेसर अमरानंद घोष के द्वारा। बाद में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। भूकंप के अवशेष मिले हैं यहाँ से। हल से जुते हुए 2 बार हल से जुते हुए खेत के अवशेष मिले, यानी कि एक खेत है उसमें 2-2 फसलें प्राप्त करते थे, तो 2-2 हल से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से 7 अग्निवेदियाँ मिली, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, एक बार नाम देख लेते हैं। कालीबंगा के बाद एक स्थान आता है बैराठ। जयपुर में था ये बैराठ। और बैराठ जो सभ्यता है जो है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बैराठ है, यहाँ से अशोक के द्वारा बनाए गए बौद्ध मठों के अवशेष मिले। तो जो महान सम्राट अशोक थे, जो मौर्य वंश में आएंगे, तो उनके बौद्ध मठों के यहाँ से क्या मिले हैं दोस्तों, अवशेष मिले हैं। कालीबंगा के बाद आ रहा है बैराठ, और बैराठ के बाद जो तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर वो है आहड़। सबसे इंपॉर्टेंट है आहड़। आहड़ जो था उदयपुर में है। इसके अलावा चौथा एक पॉइंट आता है गणेश्वर, एक है बालाथल। लेकिन आपको 4 ये याद रखने हैं, भारत के संबंध में है और भारत से संबंधित अपनी वीडियोस चल रही है, भारतीय जीके के इंडियन जीके संबंधित थी। तो कालीबंगा, बैराठ, आहड़, गणेश्वर, तो ये 4 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर राजस्थान जीके क्लास में पढ़ते हैं तो इनको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद आता है गुजरात।
गुजरात। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो अपन ने लिखा है कितने राज्यों में आता है, 6 राज्यों में है। कितने यूटी में आता है, 1 यूटी में आता है। उन यूटीय राज्यों में से इसका पश्चिमी जो किनारा था वो कौन से स्टेट में है, तो गुजरात राज्य में आता है। गुजरात राज्य में भी स्थान जो पूछा जाता है वो पहला यहाँ पे स्थान जो आता है वो है यहाँ पे लोथल। कौन सा स्थान है, लोथल। लोथल जो है इसको मुर्दों की नगरी कहा जाता है। वो आगे पढ़ेंगे क्यों कहा जाता है, 3 युग में समाधि वगैरह। हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बाद में विशेषता में देखेंगे। लोथल के बाद एक इंपॉर्टेंट आता है इस गुजरात से सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, धोलावीरा, रंगपुर। तो ये जो स्थान जो मिले हैं आपको, स्थल जो मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं, भारत के 6 राज्यों और 1 यूटी से मिले हैं। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। पहला अपन ने पॉइंट डाला था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में हुआ। तो अफगानिस्तान में सबसे कम स्थल मिले, मुंडीकाक और सोरतगी, उसको वहीं पर अपने समझा दिया। फिर अपन ने स्टार्ट किया पाकिस्तान के स्थल, और पाकिस्तान के जो स्थल जो मिले हैं अपने, उन स्थलों में से हमने पढ़े हैं पाकिस्तान का पहला स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, तो 3 प्रांत में, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत में। ऐसे ही है भारत में इसका विस्तार। भारत में इसका विस्तार 1 यूटी में हुआ है। यूटी कौन सा, इसमें जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार हुआ। उसके बाद कह रहा है 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्यों में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, इसके अलावा महाराष्ट्र का, और चौथा जो राज्य आता है वो आता है उत्तर प्रदेश का। तो ये जो महत्वपूर्ण जितने भी स्थल हैं, जिसमें से क्वेश्चन इतना सा पूछेगा, बनावली कौन से राज्य से संबंधित है, कुणाल कौन से में है, रोपड़ कौन से में है, लोथल कौन से राज्य में है। तो इनका जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपना विस्तार, भारत में विस्तार पॉइंट में हम इसको देख रहे हैं। इसके बाद ये तो था इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। अब हम इसके बारे में आगे बात कर रहे हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा जो विस्तार है वो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में जो हुआ है वो किस प्रकार से है। तो ये जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता थी, अभी अभी हमने देखा था इसका उत्तरी किनारा, इसका दक्षिणी किनारा, इसका पूर्वी किनारा और इसका पश्चिमी किनारा। वो तो भारत के विषय में देखा था। अब हम बात करते हैं इसके उत्तरी किनारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। तो इसका जो उत्तरी किनारा है वो कौन सा आया है, जम्मू कश्मीर। पूर्वी जो किनारा आया वो है उत्तर प्रदेश, और दक्षिणी जो किनारा है वो है महाराष्ट्र राज्य। तो ये तो भारत के आगे। लेकिन अब की बार इसका जो पश्चिमी जो किनारा है वो है बलूचिस्तान प्रांत में, तो पाकिस्तान में है। अभी पीछे जो स्लाइड देखी थी उसमें हमने ये देखा था कि भारत में इसका विस्तार। अब पढ़ रहे हैं 3 देशों में इसका विस्तार। तो क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर, पश्चिमी किनारा कहाँ पर आता है, पाकिस्तान में, पूर्वी किनारा यूपी में, दक्षिणी किनारा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में आता है। इसके बाद कह रहा है टॉपिक कि जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थल मिला है, तो स्थल मिला था मांदा या मांडा। कौन सा स्थल मिला है दोस्तों, मांदा या मांडा। उत्तर प्रदेश में कौन सा पूर्वी किनारा जो मिला है, जो पूर्वी जो किनारा है उस पूर्वी किनारा का जो नाम था वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये यहाँ से स्थल है आलमगीरपुर। दक्षिण में कौन सा मिला है, दाइमाबाद। दाइमाबाद। पश्चिम में कौन सा किनारा मिला है, सूत का गेंडोर। सूत का गेंडोर, ये पाकिस्तान में है पश्चिमी किनारा। अब है इनकी नदी, कौन सा नदी किनारे विकसित हुआ, तो जम्मू कश्मीर का जो है मांदा स्थान ये चिनाब नदी के किनारे विकसित हुआ है, चिनाब नदी। ये आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे विकसित हुआ, हिंडन नदी। ये दक्षिणी किनारा जो है दाइमाबाद का महाराष्ट्र राज्य में आता है, ये परवरा नदी के किनारे विकसित हुआ, हिंडन नदी, परवरा नदी। और जो सूत का गेंडोर है ये दासक नदी के किनारे विकसित हुआ है, दासक नदी के किनारे विकसित हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे आपके उत्तरी किनारा, दक्षिणी किनारा, पश्चिमी किनारा, पूर्वी किनारा। अब उत्तरी में भी कौन सा स्थल है, कौन सी नदी के किनारे है, इस प्रकार से। आगे है इस सिंधु घाटी सभ्यता का
जो उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है या कितने किलोमीटर में फैला हुई थी, तो उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर में फैली हुई है, 1400 किलोमीटर में फैली हुई है। और पूर्व से पश्चिम में कितने किलोमीटर में फैली हुई है, तो ये 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो कितने आ जाएगा, 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो है 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम जो इसका विस्तार है वो है 1600 किलोमीटर। अगला पॉइंट है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कुल क्षेत्रफल 3 देशों में फैली हुई है, लेकिन इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,000 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 600 वर्ग किलोमीटर में फैली है सिंधु घाटी सभ्यता। तीनों देशों में है। कुल लगभग जो रियल जो आता है उसका समय ये है। अब क्वेश्चन में आएगा पेपर में लगभग इसका विस्तार कितना है, तो लगभग कितना आ गया, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। ये विस्तार था इसका 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। इसका विस्तार 3 देशों में है, तो उत्तर से दक्षिण कितनी फैली हुई है, 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितनी फैली हुई है, 1600 किलोमीटर। कुल इसका क्षेत्रफल जो आता है वो कितना आता है, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में। एक क्वेश्चन और पूछता है पेपर में। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि इसकी आकृति कैसी है। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति तो त्रिभुजाकार, कैसी आकृति है इसकी, त्रिभुजाकार या पतंगाकार आकृति में फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने आपको बताया है सिंधु घाटी सभ्यता जैसे आज अपन लोग रहते हैं, पहले भी लोग रहा करते थे और आज भी इनके स्थल धीरे धीरे मिलते रहते हैं। भिंड देवरा जो हरियाणा में है, यहाँ से इसका एक नया स्थल मिला है। तो सुनारी जो यहाँ पर कोटपुतली में एक नया स्थल मिला है राजस्थान में, तो ये स्थल इसके मिलते रहते हैं और खुदाई इसकी अभी भी चल रही है। वहाँ से पुरातात्विक सामग्रियाँ मिलती हैं, उनको जो है वो संग्रहालय में रखा जाता है। तो ये एक छोटा सा जो इसका विस्तार पॉइंट था वो है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसी सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से इसकी विशेषताओं में क्या क्या चीज़ मिली है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आप अपना प्रॉपर तरीके से इस नोट्स को क्लियर कीजिएगा। इसी टॉपिक को फिर हम आगे करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।